इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं क्लास 9 सीबीएसई इकोनॉमिक्स। इस बार सीबीएसई ने क्या किया है, क्लास 9 का इकोनॉमिक्स का सिलेबस थोड़ा चेंज कर दिया। ठीक है, इसमें बहुत नया चीज इंक्लूड हुआ है और पिछले वाला हमको लगता है सारा कुछ लगभग में हटा दिया है। उसी में से एक टॉपिक हम ले रहे हैं, डिमांड। ठीक है, तो हमको इस वीडियो में बस डिमांड के बारे में आप लोगों को बताना है। तो डिमांड में हम लोग क्या सब पढ़ेंगे वो हम देख लेते हैं। डिमांड में सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज डिमांड, डिमांड क्या है, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में हम शेड्यूल पढ़ेंगे उसका, फिर उसका कर्व पढ़ेंगे, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे, रीजन ऑफ लॉ लॉ ऑफ डिमांड पढ़ेंगे। उसके बाद फिर डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, इंडिविजुअल और मार्केट का पढ़ेंगे। फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड, फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड पढ़ेंगे। इसमें से यहाँ तक है जो लॉ ऑफ रीजन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यहाँ तक आज पढ़ेंगे। और फिफ्थ और सिक्स्थ यानी पांचवा और छठा जो है उसको हम दूसरे वीडियो में बताएंगे। चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं डिमांड। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि जो हम डिमांड किसी भी वस्तु को करते हैं क्यों। डिमांड हम करते हैं बिकॉज ऑफ द वांट सेटिस्फाइंग पावर, और इस वांट सेटिस्फाइंग पावर को ही हम लोग डिमांड कहते हैं। गौर से देखिएगा, ये लॉ ऑफ डिमांड जो है सबसे, अब इसका डेफिनेशन देखिए। डेफिनेशन में देखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है गुड्स आर डिमांडेड बिकॉज, यानी गुड्स अगर हम डिमांड करते हैं उसका कारण क्या है। दे हैव द कैपेसिटी टू सेटिस्फाई आवर वांट्स, यानी हमारी इच्छाएं जो हमारी वांट्स जो है उसको जो क्षमता है, कैपेसिटी जो है वो माने हम मेरी वांट्स की जो सेटिस्फेक्शन है उसको अगर वो संतुष्टि कर दे, यानी कोई वस्तु ऐसा है जो हमारी इच्छा है और वो मेरी जो सेटिस्फेक्शन है, संतुष्टि है, वो मेरा वो क्षमता पूरा कर दे, वही डिमांड हो गया। ठीक है, तो यानी इसका मतलब है सारा का सारा वांट्स तो डिमांड नहीं हुआ, नहीं। इच्छाएं तो मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसका मतलब वो डिमांड पूरा हो गया वो तो नहीं है। जैसे मेरा मन है, जो मान के चलिए हम 5 स्टार होटल में जाके अभी खाए, तो मेरा इच्छा तो है, लेकिन खाएंगे तब ना मेरा डिमांड पूरा हो जाएगा, 5 स्टार का होटल का ये चीज हम खाएं। तो मेरा इच्छा है, इसका मतलब वो हम खा लिए, डिमांड मेरा पूरा हो गया, ये संभव नहीं है। तो फिर इच्छा क्या है। तो डिमांड मतलब नहीं, मतलब ये नहीं होता है मीन्स मैं डिजायर्स फॉर ए कमोडिटी, नहीं। इच्छा मतलब ये नहीं हो गया चलिए डिमांड हो गया, नहीं। डिमांड के लिए हमको 5 चीजें होनी चाहिए। पहला, डिजायर ऑफ द गुड, अगर गुड्स, अगर मान चलिए अगर हमको खाना ही नहीं है 5 स्टार होटल का, कितना भी आप बोलिएगा हम खाएंगे नहीं, तो सबसे पहले डिजायर होना चाहिए, बहुत बढ़िया। उसके बाद है एबिलिटी टू पे, अगर मेरा इच्छा हुआ लेकिन मेरे हमको पे करने की औकात नहीं है, पे करने की क्षमता नहीं है, तो वो चीज हम नहीं खाएंगे। तीसरी बात, पैसा भी है, औकात करने की क्षमता भी है, लेकिन अब इच्छा नहीं है जब हम इसको पेमेंट करें, ठीक है, तो भी नहीं हो सकता है। अब जब हम डिमांड करेंगे तो हमको फ्री में आ जाएगा, कोई तो कोई कीमत होगा, तो वो प्राइस। फिर ये है टाइम, यानी कि ये 5 चीज होगी तो इसका मतलब है वो डिमांड फुलफिल हुआ, वरना नहीं हुआ। ठीक, अब इसी पांचों को हम एक डिफिनीशन में आपको बता दिए हैं। Thus, demand for a commodity is defined as the desire for the goods commodity which a consumer is able and willing to buy at a particular price during a particular period of time। यानी कि डिजायर फॉर गुड्स होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होने चाहिए, विलिंगनेस टू पे होना चाहिए, प्राइस होना चाहिए और टाइम होना चाहिए। अगर ये सब चीजें हैं तो डिमांड है, नहीं तो नहीं है। अब इसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं। मान के चलिए कोई गरीब आदमी है और उसको अच्छा भोजन खाने का इच्छा है। तो भाई खाने का इच्छा है तो डिजायर तो है, सबको इच्छा होता है, तो यानी वांट्स गुड्स फूड है, यानी कि इच्छा है उसको खाना खाने का, लेकिन उसके पास औकात नहीं है, यानी पैसा नहीं है जो वो खर्च करेगा। अगर जब यह नहीं है तो फिर आगे बात ही नहीं बढ़ी, यानी डिमांड हम कर ही नहीं करेंगे। अगर वो डिमांड चाहेगा भी तो फुलफिल नहीं हुआ। उसके बाद इच्छा है, जहाँ अगर पैसा रहेगा तभी तो वो पेमेंट करेगा। तो ये सब चीजें हैं। तो चलिए, तो ये आगे फिर हम छोड़ देंगे, क्योंकि यहीं आके ये फेल हो गया तो आगे बढ़ते ही नहीं है। अब एक दिव्या नाम की एक लड़की है, उस वो चाहती है जब कार खरीदे, तो यानी वांट्स टू ए कार। ठीक, और उसके पास औकात भी है, कार्ड मैंने पेमेंट करेगी, उसकी क्षमता भी है उसके पास, वो कर सकती है। लेकिन
अब क्या होता है, मान चलिए विलिंग टू बाय, यानी उसकी इच्छा है पूरा हम खरीदें, इसका नहीं है, डिजायर है, एबिलिटी टू पे है, लेकिन मान चलिए यहाँ पे विलिंगनेस टू पे नहीं है, यानी विलिंगनेस टू पे जो है, बाय नहीं पे है, यानी कि इसको इच्छा था, पैसा भी है, बहुत पैसा है, लेकिन वहां गई फिर इच्छा हुआ नहीं, चेंज कर लेते हैं। ठीक, क्यों? क्योंकि प्राइस बहुत ज्यादा है, इसके पास पैसा है, ये बोलिएगा पैसा नहीं, पैसा है, लेकिन प्राइस हाई देख करके फिर इच्छा थोड़ा चेंज हो गया। ठीक है, तो यानी कि फिर भी वो नहीं खरीदी। ठीक, तो देखिए अपना मुंह लटका के बैठी हुए है, घर के सबसे नहीं खरीदी। चलिए, उसके बाद हम आते हैं, एक राजेश नाम का एक लड़का है, जो एलईडी टीवी चाहता है, इच्छा है, तो चलिए बल्ले बल्ले है। उसके बाद एबिलिटी टू पे है, यानी खरीदने की औकात भी है, लेकिन वही फिर नॉट विलिंग टू नाउ, यानी अभी फिर इच्छा मैंने चेंज हो गया, जो नहीं हम नहीं खरीदें। अब प्राइस जितना भी है वो देने के लिए तैयार है, वो दे सकता है, लेकिन पता नहीं क्या कारण हुआ, उसके मन में आया नहीं ये अभी जरूरी नहीं है, इसको बाद में हम देखेंगे। ठीक है, जैसे मान चलिए अभी थोड़ा गर्मी लगा हमको, हमको इच्छा हुआ चलिए हम एसी ले आते हैं, तो यानी कि वांट्स हुआ, इच्छा भी हुआ, मेरे पास पैसा भी है, लेकिन जब दुकान पे गए फिर सोचे कि नहीं भाई गर्मी अब जाने वाला है, छोड़ देते हैं, हम पेमेंट नहीं करते हैं, और इसकी कीमत भी जितना भी है हम दे सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन अभी मेरा जो है विलिंगनेस टू पे नहीं है, तो हम छोड़ देते हैं, हम सोचते हैं चलो भाई कभी बाद में लेंगे, तो यानी क्या, हम एसी नहीं लिए, तो यानी मेरा डिमांड फुलफिल नहीं हुआ, मेरा इच्छा तो था लेकिन फुलफिल मेरा नहीं हुआ। अब केशव नाम का एक लड़का है, वो साड़ी खरीदना चाहता है। ठीक है, सॉरी वो उसके वो चाहता है साड़ी, लेकिन साड़ी डजंट नीड टू नाउ, यानी फिर उसको मन था, ठीक है, लेकिन अभी उसके लिए जरूरी नहीं है, एक साड़ी है, लेकिन उसके लिए वो अभी जरूरी नहीं है साड़ी खरीदना, लेकिन उसके पास पैसा इनफ है, यानी वो अगर चाहे तो खरीद सकता है, और जितना चाहे खरीद सकता है, प्राइस भी अफोर्डेबल है, लेकिन वो सोच रहा है नहीं अभी हम नहीं ले, तो यहाँ देखिए गौर करके वो इसके मन में इच्छा ही नहीं है। ठीक है, इसका शादी बेचारा का नहीं हुआ, तो ये लेकर के क्या करेगा? ठीक है, तो छोड़ दिए, तो इसका मतलब ये नहीं है, तो यानी कि जो चीज अगर इस सब में पूरा एक भी कटिस हुआ, यानी कि क्रॉस हुआ, तो यानी फुलफिल नहीं किया, तो क्या होना चाहिए? तो सर इसमें होना चाहिए, डिजायर होना चाहिए, एबिलिटी टू पे होनी चाहिए, सबसे पहले इच्छा होनी चाहिए, अब उसकी पेमेंट करने की औकात होनी चाहिए, फिर औकात होने के बाद फिर क्षमता उसका होना चाहिए, जहाँ भाई हम दे सकते हैं, कीमत भी तो रहेगा, और टाइम जो भी होगा होगा, अभी ले कि जब भी ले पूरा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं और इसको थोड़ा फिर उसके बाद देखते हैं। अब मेरे पास आपको समझाने के लिए है क्या, लॉ ऑफ डिमांड। देखिए लॉ ऑफ डिमांड क्या है? लॉ ऑफ डिमांड हमको बोलता है, जब भाई जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी डिमांड मेरा घटता है, या प्राइस अगर घटता है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ता है। तो गौर करके देखिए, एक में क्या हुआ, प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड घटा, फिर प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, यानी दोनों के बीच जो है इनवर्स रिलेशनशिप है, या उल्टा रिलेशनशिप है। ठीक, यानी कि एक प्राइस घटा क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, प्राइस घटा क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, यानी हायर द प्राइस लोअर द क्वांटिटी डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द क्वांटिटी डिमांड, अदर थिंग्स बीइंग सेम, यानी अन्य बातें समान रहे। अब ये अन्य बातें समान क्यों रहे? देखिए डिमांड को तो सिर्फ एक से एक चीज प्रभावित नहीं करता है, डिमांड को प्रभावित करने के लिए, इफेक्ट करने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जैसे प्राइस हो गया, इनकम हो गया, प्राइस ऑफ द रिलेटेड रिलेटेड गुड्स हो गया, उसका पॉपुलेशन हो गया, उसके बाद सीजन हो गया। ठीक है, तो ये सब क्या है, डिमांड को प्रभावित करता है, लेकिन यहाँ पे ये बोला है, अगर हम चर्चा कर रहे हैं सिर्फ प्राइस की, लॉ ऑफ डिमांड बोल रहा है, तो इसके बाद जितना भी फैक्टर है सबको हम कांस्टेंट माने हैं, हम मान के चलते हैं वो सब कांस्टेंट है, और जो भी हम बोले वही इसको इसी को इसीलिए उसको हम बोल देते हैं क्या, एजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि यह लॉ ऑफ डिमांड का क्या है, मान्यताएं हैं। यानी कुल मिलाकर के बोले तो लॉ ऑफ डिमांड बोलता है, इट इज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांड। अब इनवर्स रिलेशनशिप मतलब प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड घटा, या प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, लेकिन अदर फैक्टर्स रिमेन्स कांस्टेंट। अदर फैक्टर मतलब इसके बाद, प्राइस के बाद जो भी फैक्टर, वैसा फैक्ट जो भी आपको डिमांड को प्रभावित करने वाले फैक्टर्स है, सब कांस्टेंट है।
ठीक है। इसी के लिए हम बोलते हैं अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, या इसी को लैटिन फ्रेज में हम बोल देते हैं क्या, सेटिरस पेरिबस। इसका मतलब वही हुआ अदर थिंग्स बीइंग सेम। यही बातें हम थोड़ा इंग्लिश में यहाँ पे झाड़ दिए हैं। द लॉ ऑफ डिमांड स्टेट्स दैट देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन द प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट सेटिरस पेरिबस। ये एक क्या है, आपको लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है अदर फैक्टर्स कांस्टेंट। अब यहाँ पे बोला गया है इनवर्स रिलेशनशिप है बिटवीन किसके और किसके बीच, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच। इसका हम एक थोड़ा सा डाटा ले लेते हैं, ठीक है। वैसे आगे हम बताएंगे भी फिर, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे ले लेते हैं। यहाँ पे है प्राइस, यहाँ है क्वांटिटी डिमांड। मान चलिए प्राइस है 5 तो क्वांटिटी डिमांड है 4। अब प्राइस घट गया है तो 2 से हो गया, 5 से हो गया है 2, तो स्वाभाविक बात है यह लॉ ऑफ डिमांड कब फुलफिल होगा, प्राइस घटा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ना चाहिए। अब ये जो डाटा है ये मेरा लॉ ऑफ डिमांड का क्या हो गया, फुलफिल कर गया। क्यों, क्योंकि देखिए प्राइस यहाँ पे घटा है 5 से हो गया है कितना, 3 यानी 2, यानी प्राइस मेरा घटा है। तो प्राइस घटा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए, बढ़ना बढ़ना चाहिए। तो 4 से हो गया है 8। हाँ, तो ये अब लॉ ऑफ डिमांड है। अब देखिए लॉ ऑफ डिमांड को आप लोग क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ डिमांड को और एक नाम है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। क्यों, क्योंकि आप परचेज का जो खरीदते हैं इसका ये फर्स्ट लॉ है, ठीक है। इसीलिए हम इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। किन्हीं आदमी से पूछ दीजिएगा जब है लॉ ऑफ डिमांड का दूसरा नाम क्या है, बोलेगा जद जद या कहाँ समझे, इतने हमको तो पता ही नहीं है। ये है, इसको बोलते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ परचेज। अब ध्यान से देखिएगा, हमने जो आपको बोले अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट या अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये सारा जो है यानी प्राइस के अलावा जो भी डिमांड के फैक्टर है सब कांस्टेंट होना चाहिए। वही चीज हम एजम्पशन में यहाँ पे लिख दिए। जैसे पहला एजम्पशन है द प्राइस ऑफ द रिलेटेड गुड्स रिमेन्स द सेम, यानी रिलेटेड गुड्स का प्राइस में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, जो है वही रहेगा। उसके बाद इनकम ऑफ द कंज्यूमर एंड चेंज, यानी इनकम भी चेंज नहीं होगा, टेस्ट और प्रेफरेंस भी नहीं चेंज होगा, एक्सपेक्टेशन नहीं चेंज होगा। उसके बाद क्या है, होमोजीनियस गुड्स जो है वो सब होमोजीनियस होगा, सब्स्टिट्यूट गुड्स डू नॉट चेंज होगा, यानी नहीं चेंज। कम्प्लीमेंट्री गुड्स भी रिमेन्स कांस्टेंट रहेगा, क्लाइमेट कंडीशन भी सेम रहेगा, ठीक है। कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन भी सेम रहेगा, फैशन भी सब सेम रहेगा, गवर्नमेंट पॉलिसी भी सेम रहेगी, यानी इस सब पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा आपको। इस सब जितना भी एजम्पशन है ना, इसी को फैक्टर्स अफेक्टिंग द डिमांड कर बोलते हैं। ये हम लोग आगे स्लाइड्स में पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जब इसका क्लास लेंगे तब पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लॉ ऑफ डिमांड को ना थोड़ा हम और डिटेल से न्यूमेरिकली ग्राफिकली डाटा से हम इस स्लाइड्स में पढ़ते हैं, ठीक है। हम अब एग्जांपल से समझते हैं इसको। चलिए, ये हो गया आपका प्राइस, ये प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी डिमांड हो गया। देखिए प्राइस हो गया 5, क्वांटिटी डिमांड हो गया 8, ठीक है। प्राइस हो गया 10, क्वांटिटी डिमांड हो गया 15। देखिए प्राइस बढ़ा है ना, 5 से हो गया है 10, यानी कि प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए, घटना चाहिए। ये क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया है, इसीलिए लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा है। ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस है 5, क्वांटिटी डिमांड भी है 5, प्राइस हो गया है 10, क्वांटिटी डिमांड हो गया है 6। तो देखिए बताइए लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पहले देखेंगे क्या है। सबसे पहले प्राइस देखिए, प्राइस क्या हुआ है, बढ़ा है, 5 से हो गया है 10, यानी प्राइस बढ़ा है। तो क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांड घटना चाहिए, तो क्वांटिटी डिमांड भी बढ़ गया है, इसलिए यह लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा है। अच्छा एक और एग्जांपल लीजिए, तो ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस है मान चलिए 20, क्वांटिटी डिमांड भी 20, प्राइस हो गया है 10, यानी प्राइस घटा है और क्वांटिटी डिमांड हो गया है 30। अब गौर करके बताइए लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल करेगा कि नहीं। देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, पहले देखिए यहाँ पे प्राइस क्या हुआ है, घटा है। कैसे समझ गए प्राइस घटा है, प्राइस पहले था कितना 20, अब कितना हो गया है, अब हो गया है कितना 10, यानी पहले 20 था अब 10 हो गया, यानी 10 घटा है, ठीक। यानी 10 घट गया तो क्वांटिटी डिमांड क्या हो जाए, बढ़ना चाहिए। तो यह 20 से हो गया कितना 30, बढ़ा है, यानी लॉ ऑफ डिमांड ये फुलफिल कर रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। थोड़ा ठीक से लिखिए ना प्राइस, ठीक है। प्राइस हो गया कितना, मान चलिए 25, क्वांटिटी डिमांड भी 25।
प्राइस हो गया मान चलिए 10, प्राइस घटा है, क्वांटिटी डिमांड भी घटा है, क्या यह लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल करेगा? देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, हम पहले यह समझेंगे प्राइस क्या है, प्राइस बढ़ा है कि घटा है, उसी से फिर पता चलेगा। प्राइस मेरा घटा है, कैसे समझ गए घट गया है? पहले था 25 हो गया है 10 यानी 15, घटा है ना। ठीक, तो प्राइस घटा है तो क्वांटिटी डिमांड आपका बढ़ना चाहिए, 25 से हो गया 20, यह भी घटा है, यानी यह लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल नहीं कर रहा है। चलिए नेक्स्ट, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस हो गया 5, क्वांटिटी डिमांड हो गया 20, अब फिर उसके बाद प्राइस हो गया आपका 10, क्वांटिटी डिमांड हो गया आपका कितना 10। तो बताइए तो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल करेगा कि नहीं? देखिए आप लोग, आप कुछ बोलिएगा, हम एक एक बोलेंगे, प्राइस देखेंगे, प्राइस क्या है 5 से 10 यानी प्राइस बढ़ा है, क्वांटिटी डिमांड क्या होना चाहिए 20 से 10 यानी घटा है, तो यह लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है। एगो दूगो और दीजिए, फिर उसके बाद हमको देखेंगे, मन लगता है। चलिए, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड। प्राइस हो गया कितना 27 और 27, क्वांटिटी डिमांड भी 27। अब प्राइस हो गया 10 तो क्वांटिटी डिमांड हो जाएगा कितना 8080। बताइए यह लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल करता है कि नहीं है? देखिए प्राइस यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले वो देखेंगे, प्राइस क्या हुआ है घटा है, तो जब प्राइस घटा है तो क्वांटिटी डिमांड क्या है बढ़ा है, हाँ बढ़ा है, तो ये क्या मतलब, ये लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है। ठीक है, अब इसी को हम थोड़ा ग्राफ के थ्रू देखते हैं, ग्राफ में क्या ये बताता है। ठीक है, अब हम और क्वेश्चन लेते हैं, मान के चलिए ये क्वेश्चन हो गया आपका, ये हो गया P, ये हो गया Q, ये हो गया आपका 10, यह भी 10, ये हो गया 5, ये हो गया 20। अब इसका हम एक ग्राफ खींचते हैं, ग्राफ खींच के देखते हैं इसका ग्राफ कैसे बनता है। ये जो है ना, ये जो अभी हम ये ड्रॉ किए हैं, इसको बोलते हैं शेड्यूल, यानी ये डिमांड शेड्यूल है। ठीक है, ये डाटा को टेबुलर रिप्रेजेंटेशन जो है, इसको बोलते हैं डिमांड शेड्यूल, यानी लॉ ऑफ डिमांड का शेड्यूल। इसका कर्व देखते हैं, यहाँ पे हम ले लेते हैं y एक्सिस पे प्राइस, x एक्सिस पे ले लेते हैं क्वांटिटी। ये मेरा है 10, तो हम 5 का डाटा लेते हैं, ये हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया आपका 15, यहाँ पे हो गया आपका 20, ये भी हो गया 5, ये हो गया 10, ये हो गया 15, ये हो गया आपका 20। देखिए जन्म क्या है 10 10 10, ये रहा 10, ये रहा, यानी यहाँ पे आके मिल गया 5 10 5 20, 5 ये रहा 20 ये रहा। ठीक है, ये हो गया, यानी कि देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग है, इसका ग्राफ ऐसा हो गया, यानी कि यह लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है। लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल, डिमांड कर्व ऐसा होना चाहिए। और सबसे पहले ये देखेंगे प्राइस क्या है घटा है, तो प्राइस घटा है तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा है, तो ये लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे फिर ये हो गया P, ये हो गया Q। प्राइस मान चलिए हो गया 5, तो ये हो गया 8। प्राइस क्या हो गया है, बढ़ गया है, हो गया है 20, क्वांटिटी डिमांड हो गया है 4। तो क्या ये लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है? देखिए हम कुछ नहीं जानते हैं, पहले हम देखते हैं। प्राइस क्या हो गया बढ़ा है, तो प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड घटना चाहिए, 8 से हो गया है 4, घट गया है, यानी लॉ ऑफ डिमांड ये फुलफिल कर रहा है। अब इसका हम क्या करते हैं, इसका अब हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, ये x एक्सिस पे हम ले लिए हैं क्वांटिटी, और y एक्सिस क्वांटिटी डिमांड, और y एक्सिस पे हम ले लिए हैं प्राइस। 20 का है तो 5 का ले लेते हैं, 5 10 15 20, लिख दिए हैं 5 10 15 20। यहाँ भी ले लेते हैं, तो ये हो गया मान चलिए 5 10 15 20, लिख दिए 5 10 15 20। चलिए, जब प्राइस 8 है, क्वांटिटी डिमांड 8, 5 ये प्राइस, क्वांटिटी डिमांड 8, ये आ गया यहाँ पे। अब इसका हम नाम दे देते हैं क्या, पहले x लिखते हैं, तो ये हो गया 8 प्लस 8 7। उसके बाद आ गया आपका प्राइस है 20, और ये हो गया डिमांड हो गया आपका 8। ठीक है, नहीं 24, तो 20 है ये, 4 यहाँ रहा, ये तो आ गया 24, ये यहाँ पे आएगा 4, ये हो गया 20। इस दोनों को अब हम मिला दिए, देखिए डाउनवर्ड स्लोपिंग हो रहा है नीचे की ओर, यानी निगेटिव स्लोप, यह भी लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है। ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, ये हो गया प्राइस, प्राइस है 5 और क्वांटिटी डिमांड है 10। प्राइस हो गया है 2, क्वांटिटी डिमांड हो गया है 15। देखिए लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है कि नहीं। सबसे पहले डाटा देखिए, डाटा में आप गौर करके देखिएगा, तो क्या हो रहा है, प्राइस क्या हो रहा है घट रहा है, तो प्राइस घट रहा है, कैसे समझे घट रहा है, 5 से 2 हो गया तो घटा ना, क्वांटिटी डिमांड बढ़ रहा है, 10 से हो गया 15, यानी लॉ ऑफ डिमांड तो ये फुलफिल कर रहा है।
अब इसका हम ग्राफ बना लेते हैं। ये हो गया 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, चलिए अब ये हो गया 5 10, यानी ये हो गया 2 3 4 5 और ये हो गया 10। मान के चलिए वो 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मान के चलिए यहाँ आया तो हम लिख दिए यहाँ, यानी कि ये हो गया कितना 10 और 5। ये हो गया 2 और 15, 2 हो गया ये और 15 हो गया ये, 15 मान चलिए यहाँ हो गया 2 और 15। ठीक, इस दोनों को आप मिला दीजिए, दोनों को मिला दिए, डाउनवर्ड स्लोपिंग हो गया। हाँ, ये लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है। चलिए ध्यान से देखिएगा, ये जो हम डाटा अभी ये दिए हैं ये है शेड्यूल, ये टेबुलर रिप्रेजेंटेशन को बोलते हैं शेड्यूल। जब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो जाता है इसी को बोलते हैं हम कर्व। ठीक है, अब हम एक दो आपको क्वेश्चन देते हैं, ये आप लोग बना करके हमको कमेंट कीजिएगा क्या आपका आंसर आया है, ये लॉ ऑफ डिमांड है कि नहीं है, और इसका ग्राफ बनाइएगा। ये हो गया है 5 10, ये हो गया है 15, ये हो गया है 10। आपको बताना है ये लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है, ठीक, तो आपको ग्राफ बनाना है। ये हो गया मान चलिए 10, तो यह भी 10, ये हो गया 15, तो ये हो गया आपको 8। क्वेश्चन नंबर 3, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया आपका 20, तो ये 10, ये हो गया 10, तो ये हो गया 20। ठीक, 4, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया 10, तो ये हो गया 15, ये हो गया आपको कितना 8, ये हो गया आपको कितना 8, तो ये हो गया आपका 20। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया 10, तो यह भी 10, ये हो गया 5, तो यह भी हो गया 8। ठीक है, तो यह 6ठा नंबर क्वेश्चन, ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, ये है आपका 20, तो ये है 17, ये हो गया आपका 10, यानी यह भी हो गया कितना 8। तो बताना है आपको जी यह लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है या नहीं। 7, ये हो गया आपका प्राइस, ये हो गया आपका क्वांटिटी डिमांड, ये है आपका 15, तो ये 20, ये हो गया 15 से कितना हो गया 10। ठीक, ये हो गया आपका कितना 30। तो बताना है जो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है या नहीं। ये हो गया प्राइस, ये हो गया क्वांटिटी डिमांड, ये हो गया 10, तो ये 5, ये 5, तो ये 20। आपको बताना है जो लॉ ऑफ डिमांड, इस सारे का क्वेश्चन का जवाब देना है जो लॉ ऑफ डिमांड फुलफिल कर रहा है या नहीं। कर रहा है तो उसका ग्राफ बनाना है। ठीक है, चलिए हम आप आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ये। चलिए अब मेरे पास है इंपोर्टेंट फैक्ट्स पॉइंट या पॉइंट अबाउट द लॉ ऑफ डिमांड, यानी लॉ ऑफ डिमांड जो अपने लोग पढ़े हैं इसके बारे में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो अब हम लोगों को देखना है। देखिए अपने लोग जो लॉ ऑफ डिमांड पढ़े हैं उसमें क्या पढ़े हैं, ये लीजिए इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप मतलब ये उल्टा रिलेशनशिप है। ठीक है, उल्टा रिलेशनशिप मतलब देखिए क्या है, इसका उल्टा रिलेशनशिप का मतलब हुआ जब भाई प्राइस बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड घटा, और अगर प्राइस घटा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ा। ठीक, यानी यही तो हुआ लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप है दोनों के बीच। ठीक है, यहाँ तक हमको कोई समझने में दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ग्राफ में भी देखिए प्राइस, देखिए प्राइस ऑफ डिमांड, अगर प्राइस बढ़ा है तो डिमांड कम हो गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस है, यहाँ पे डिमांड है, प्राइस देखिए यहाँ पे बढ़ा, क्वांटिटी डिमांड देखिए कम हो गया, प्राइस या तो घटा क्वांटिटी डिमांड बढ़ गया, यानी दोनों के बीच इनवर्स रिलेशनशिप है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दूसरा है अब क्वालिटेटिव नोट क्वांटिटी। देखिए लॉ ऑफ डिमांड जो है ये क्या है, क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है। क्वालिटेटिव स्टेटमेंट का मतलब हुआ लॉ ऑफ डिमांड हमको यह बताता है कि चेंज कैसा आएगा, चेंज कितना आएगा ये हमको नहीं बताता है। जैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस अगर बढ़ा तो प्राइस अगर बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड घटा, हमको बस ये बताता है, यानी कैसा आएगा परिवर्तन वो बताता है। जैसे प्राइस बढ़ा क्वांटिटी डिमांड घटा, या प्राइस घटा क्वांटिटी डिमांड बढ़ा, तो ये हमको ये बताता है कि चेंज कैसा आएगा, लेकिन यह नहीं बताता है कि कितना आएगा। ठीक है, इसीलिए यह क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है न कि क्वांटिटेटिव।
यहाँ पे देखिए इंडिकेशन, यानी कुल मिला के ये डायरेक्शन बताता है आपको। ये देखिए प्राइस बढ़ाइएगा तो क्वांटिटी डिमांड आपका क्या होगा, घटेगा, या प्राइस आप घटाइएगा तो क्वांटिटी डिमांड क्या होगा, बढ़ेगा। यह सिर्फ डायरेक्शन आपको बताता है, यानी दिशा बताता है, लेकिन आपको ये नहीं बताता है कि कितना बढ़ेगा कि कितना घटेगा, यानी उसका वो क्वांटिटेटिव नहीं बताता है, यानी कि उसका क्या बढ़ेगा, क्या जैसे कितना बढ़ा, यानी मैग्नीट्यूड जो है वो आपको नहीं बताया, यानी नो इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज, वो नहीं बताता है वो कितना क्या होगा। ठीक है। अब जैसे एग्जांपल के लिए आप देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, इसको यहाँ पे देखते हैं। देखिए ये प्राइस बढ़ा, प्राइस ये क्वांटिटी डिमांड है, ये हो गया 2 तो ये हो गया 5। प्राइस देखिए ये हो गया 8, यानी प्राइस मेरा बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड यहाँ पे कितना घटेगा, ये मान चलिए अगर घटा 4 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, या और कुछ हो सकता है, 1 भी हो सकता है, लेकिन ये हमको बस ये बताता है। तो यहाँ पे ये दिशा बताया, देखिए प्राइस बढ़ा है तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, बस ये बताता है, लेकिन कितना ये नहीं बताता है। नेक्स्ट नेक्स्ट है नो प्रोपोर्शन रिलेशनशिप। यहाँ पे जनरली गौर कीजिए, ये अब बताता है, मान चलिए प्राइस 20% से मान चलिए घट गया तो डिमांड कितना प्रतिशत से बढ़ेगा ये नहीं बताता है ये। ठीक है, इसके लिए कोई प्रोपोर्शन नहीं है, हो सकता है बढ़ेगा तो हो सकता है कितना बढ़ेगा, 20 से ज्यादा बढ़ेगा, 20 से क्या होगा, 21, 22, 23 कितना होगा वो ये नहीं बताता है। कुल मिला करके यह क्वांटिटेटिव डिमांड जो है ये कितना बढ़ेगा या कितना घटेगा वो ये नहीं बताता है। जैसे ये है ना 20% मान चलिए घट गया तो क्वांटिटी डिमांड कितना बढ़ेगा वो, या 20% जैसे बढ़ गया यहाँ पे तो 20% बढ़ा तो क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट से घटा, ठीक है, वो ये नहीं बताता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, ये है वन साइडेड कॉन्सेप्ट। देखिए वन साइडेड कॉन्सेप्ट इसको हम क्यों बोलते हैं, देखिए क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये बताया गया है प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगा, या प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा, लेकिन यह ये नहीं बताता है जो क्वांटिटी डिमांड घटेगा तो प्राइस क्या होगा, या क्वांटिटी डिमांड बढ़ेगा तो प्राइस क्या होगा, यह इसमें कहीं चर्चा नहीं दिया है। इसका मतलब है यह वन साइडेड कॉन्सेप्ट है, यानी कि यह सिर्फ प्राइस को लेके चलता है, प्राइस से ही यह डिसाइड करता है, जब प्राइस बढ़ेगा तो हम क्वांटिटी कम खरीदेंगे, या प्राइस घटेगा तो क्वांटिटी ज्यादा खरीदेंगे, लेकिन यह ये नहीं बताता है जो अगर क्वांटिटी घटेगा तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, या क्वांटिटी बढ़ेगा तो प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो ये नहीं बताता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोगों के पास है, नेक्स्ट है रीजन फॉर द लॉ ऑफ डिमांड, यानी इसमें हम आप लोगों को पढ़ना है जो लॉ ऑफ डिमांड का जो रीजन है वो आपको पढ़ना है, क्या सब रीजन है लॉ ऑफ डिमांड का। चलिए जिसमें पहला है आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग माइनर यूटिलिटी। देखिए लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है जैसे जैसे हम किसी वस्तु को कंजम्पशन करते जाते हैं त्यों त्यों उसका मार्जिनल यूटिलिटी मेरा घटता जाता है, घटता जाता है, घटता जाता है। एग्जाम्पल के लिए जरा सोचिए, आप मान चलिए आपको प्यास लगा हुआ है, कोई पूछेगा भाई साहब आप इसकी कितनी कीमत दीजिएगा, ठीक है, बहुत जोर से प्यास लगा है, 10 रुपया वाला बोतल का पानी है, आप बोलेगा जो आप कितना कीमत देना चाहते हैं, बोलेगा 50 रुपया में हम देंगे, आपको जरूरी है पानी, आप 50 रुपया में लीजिएगा। लेकिन जो ही आप उसको पिएगा फिर उसके बाद 10 रुपया वाला बोतल बोलेगा आपका प्यास बुझ गया है, यानी आपको आप प्यास न के बराबर लगा है, बोलेगा भाई 10 रुपया वाला बोतल का पानी है क्या 10 रुपया में लीजिएगा, आप बोलेगा नहीं आपको प्यास ही नहीं लगा है तो आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जब प्यास नहीं लगा हुआ तो आप कोशिश कीजिएगा नहीं ले। लेकिन हाँ वही अगर मान चलिए वही चीज अगर आपको 5 रुपया में दे दे तो आपको तो लीजिएगा, बोलिएगा हाँ ठीक है दे दीजिए। यानी किसी भी वस्तु को अगर हम लगातार कंजम्पशन करते जाते हैं तो मेरा मार्जिनल यूटिलिटी घटता जाता है। एग्जाम्पल लीजिए, जब आप भोज खाने जाते हैं तो भोज खाने जाते हैं तो वहां पे क्या होता है, चावल देता है, दाल देता है, तो जब एक कौर लेते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, तो उस समय यूटिलिटी आपको 10 मिलता है, मार्जिनल यूटिलिटी। फिर खाते हैं तो भूख थोड़ा और घटता है, 8 पे आ गए, फिर खाते हैं फिर थोड़ा और आगे गए, फिर खाते हैं फिर थोड़ा कम हुआ, फिर खाते हैं फिर कम हुआ, अब आपका मान चलिए हो गया जीरो। जीरो का मतलब हुआ माइनर यूटिलिटी आपका जीरो हो गया, इसके कहने का मतलब हुआ अब आपका पेट भर गया।
लेकिन गांव घर में क्या होता है, यानी चावल थोड़ा और दे दीजिए इनको, तो मान चलिए दे देते हैं, तो मेरा क्या हो गया, मार्जिनल यूटिलिटी निगेटिव। अब आप जोश में आके खा तो लेते हैं रसगुल्ला, मिठाई, बरसाही या लड्डू, लेकिन घर पे जाते जाते हो जाता है उल्टी, और जब उल्टी हो जाता है तो यहाँ पे आपका तबीयत खराब, यानी निगेटिव, यानी मार्जिनल यूटिलिटी आपका क्या हो गया, निगेटिव। ये जो आपका MU 0 हो गया, इसका मतलब हुआ टोटल यूटिलिटी आपका मैक्सिमम हो गया। टोटल यूटिलिटी मैक्सिमम मतलब कुल उपयोगिता जो है वो मैक्सिमम हो गया है, इसके बाद आपको कोई आवश्यकता यूटिलिटी है ही नहीं। तो कुल मिलाकर के लॉ ऑफ DMU क्या बोलता है, लॉ ऑफ DMU बोलता है जो जो हम किसी वस्तु को कंजम्पशन करते जाते हैं, तो उस वस्तु की मार्जिनल यूटिलिटी मेरी घटती जाती है। आप लोग के एनसीईआरटी में देखिएगा एक बॉक्स बना करके ये दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल ये इतना नहीं लिखा हुआ है, बस इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा किया हुआ है, यहाँ पे हम आपको डिटेल में बता दिए। अब हम देखिए आते हैं, देखिए हम क्या करते हैं, जो जो हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो क्या होता है, मेरा यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन क्या होता है, कम होती जाती है, यूटिलिटी हमको कम होती है, और जब यूटिलिटी कम हो तो प्राइस भी हम कम देते हैं, ठीक है। और जब यूटिलिटी कम है तो प्राइस कम देते हैं, और जब यूटिलिटी ज्यादा है तो प्राइस ज्यादा देते हैं। और कम यूटिलिटी मतलब क्या हुआ, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, पहले हम जो कंजम्पशन की सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रहा है, इसका मतलब है प्राइस ज्यादा है। जब ज्यादा यूनिट्स, अगर ज्यादा यूनिट्स है कम सेटिस्फेक्शन देता है, ज्यादा यूनिट है कम सेटिस्फेक्शन देता है, इसका मतलब हुआ उसका प्राइस कम है। चलिए अब हम आगे आते हैं, ये हो गया प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट में दो चीज आते हैं, इनकम इफेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यहाँ पे हम इसको हेडिंग देना चाहिए था प्राइस इफेक्ट। चलिए कोई नहीं, प्राइस इफेक्ट है, प्राइस इफेक्ट में पहला आ गया आपका इनकम इफेक्ट और दूसरा आ गया सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। गौर करके देखिएगा, वैसे बाकी और कोई ऐसा है नहीं जो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अब हम चर्चा यहाँ पे देख रहे हैं इनकम इफेक्ट। अब गौर करके सुनिएगा इनकम इफेक्ट क्या होता है। देखिए जब भी कभी हम इकोनॉमिक्स में इनकम इफेक्ट की बात करते हैं तो हम बात करते हैं रियल इनकम की। अब रियल इनकम क्या होता है, रियल इनकम होता है प्राइस के गिरने पर, आपका प्राइस के गिरने पर आपका परचेजिंग पावर बढ़ जाए। परचेजिंग पावर मतलब अगर किसी वस्तु की कीमत है और उसका क्या हो गया, प्राइस गिर गया, तो प्राइस गिर गया यानी परचेजिंग पावर, यानी कि उस वस्तु को खरीदने की क्षमता मेरी बढ़ गई। जैसे एग्जांपल के लिए पानी का बोतल, अगर हम एक पानी का बोतल ले रहे हैं 20 रुपया वाला 20 रुपया में देगा, लेकिन अब क्या हो गया है, उसकी कीमत गिर गई 10 रुपया में आ गया, लेकिन इसका मतलब क्या हो गया, मेरी खरीदने की क्षमता बढ़ गई। अब हम उसी 20 रुपया में 2 बोतल पानी का बोतल खरीद सकते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, मैंने प्राइस के गिरने पर मेरा परचेजिंग पावर बढ़ जाए, वो हो गया आपका क्या, रियल इनकम, ठीक। नॉमिनल इनकम क्या होता है, इकोनॉमिक्स में दो है, रियल इनकम, नॉमिनल इनकम। तो रियल नॉमिनल इनकम आप लोगों में नहीं है तो हम अभी छोड़ देते हैं। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, यहाँ पे ध्यान से। अब क्या है, अगर प्राइस मेरा घटे, तो प्राइस मेरा अगर घटेगा तो क्या हो गया, रियल इनकम मेरा बढ़ गया। जब रियल इनकम बढ़ा, इसका मतलब क्या हुआ है, परचेजिंग पावर जो है मेरा बढ़ गया है। जब परचेजिंग पावर बढ़ गया है तो मेरा डिमांड बढ़ गया है, ठीक है। देखिए फिर से बता देते हैं, मेरा प्राइस घटा तो रियल जो इनकम है वो मेरा बढ़ गया। जब रियल इनकम बढ़ा, परचेजिंग पावर बढ़ गई, परचेजिंग पावर बढ़ी डिमांड बढ़ गई, ठीक है। इसको एक एग्जांपल से अभी जो पानी वाला दिए है वही हम लेते हैं। मान चलिए हम 20 रुपया का पानी का बोतल, यहाँ पे क्या है, ये है, देखिए यहाँ पे प्राइस मेरा फॉल्स है, यहाँ पे प्राइस फॉल्स का एग्जांपल दिया, प्राइस फॉल्स हुआ है तो रियल इनकम मेरा बढ़ गया है। जब रियल इनकम मेरा बढ़ा है, यानी कि पैसा मेरे पास जो था उसका वैल्यू बढ़ गया है, तो इसका मतलब क्या है, मेरा जो है उसको, जब प्राइस फॉल्स हो गया है तो रियल इनकम मेरा बढ़ गया है। जब रियल इनकम मेरा बढ़ा है यानी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, परचेजिंग पावर बढ़ी है तो मेरा डिमांड बढ़ गया। अब एग्जांपल देखिए, हम क्या बोले आपको, पानी का बोतल है 20 रुपया में दे रहा है, ठीक है। हम एक बोतल पानी ले लिए, ठीक है। अब हम होटल में खा रहे हैं, हम सोचे भाई 20 रुपया पानी का बोतल है, इसी में दोनों भाई पी लेते हैं, 2 आदमी हम होटल में खा रहे हैं। लेकिन अब पता चला प्राइस उसका घट गया है, 20 से हो गया है 10, यानी पहले 20 रुपया में हम एक ही बोतल खरीदते थे, लेकिन अब चूंकि प्राइस घट गया है, यानी कि मेरा परचेजिंग पावर बढ़ गया है, यानी खरीदने की क्षमता बढ़ गई है। और जब खरीदने की क्षमता बढ़ गई है, इसका मतलब प्राइस जब घटा है तो रियल इनकम बढ़ गई है। जब रियल इनकम बढ़ गई है, इसका मतलब परचेजिंग पावर मेरा बढ़ गया है। और जब परचेजिंग पावर बढ़ गया है तो हम बोलेंगे अब एगो से काम नहीं चलेगा, दूगो दो, दोनों भाई एगो एगो बोतल लो,
ठीक है, बोतल मतलब पानी का बोतल, और फिर वो हम पिए। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे अब ध्यान से, तो परचेजिंग पावर बढ़ गई। और देखिए ये क्या है, यानी परचेजिंग पावर की वजह से हम ज्यादा खरीदते हैं, ये बात ध्यान देना है। उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या है? जब हम एक सब्स्टिट्यूट का दाम गिरता है, जैसे देखिए टी और कॉफी है, ठीक है, और मान एक है, मान चलिए पेप्सी, पेप्सी, और क्या है, हम एक ले लेते हैं कोक, ठीक, ये मान चलिए जब एक सब्स्टिट्यूट का नाम बोलता है, सब्स्टिट्यूट पहले होता क्या है? सब्स्टिट्यूट होता है एक दूसरे के स्थान पे उसको यूज किया जाता है। जब एक सब्स्टिट्यूट का दाम गिरता है तो दूसरा हमको महंगा नजर आता है। जब दूसरा हमको महंगा नजर आता है तो हम महंगे में से पैसा निकालते हैं ताकि सस्ते हुए की ओर क्या करें, सस्ते और ज्यादा मात्रा में खरीदें। इसको बोलते हैं हम सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप ध्यान से देखिएगा, फिर से एक बार समझिए क्या है। जब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का दाम गिरता है, इसका मतलब क्या है, दूसरा जो है हमको वो गुड्स वो हमको महंगा नजर आता है। अब हम महंगे में से पैसा निकालते हैं और सस्ते में, सस्ते का जो कमोडिटी है वो हम क्या करते हैं, मात्रा खरीदते हैं। इसी को बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। आप ध्यान से देखिए, अब क्या हो गया, प्राइस मेरा गिर गया। जब प्राइस मेरा गिरा, इसका मतलब क्या है, गुड्स बिकम्स चीपर हो गया। गुड्स क्या हुआ, चीपर, यानी कि सस्ता हो गया। किसके तुलना में, अभी जो कंपेयर टू अदर्स, यानी दो ही तो गुड्स है, टी और कॉफी, जैसे पेप्सी और कोक, यानी एक का प्राइस घटा तो दूसरे का दाम क्या हुआ, बिकम्स हो गया चीपर्स, यानी कि सस्ता हो गया इन कंपेयर टू दूसरा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, वो सस्ता हो गया, यानी कंजम्पशन ज्यादा हो गया। जब कंजम्पशन ज्यादा हो गया, यही तो हो गया कंजम्पशन एंड क्या हो गया, डिमांड, यानी कंजम्पशन एंड डिमांड क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है सर, एक बार और नहीं समझे, फिर इसके बाद एक एग्जांपल देखिए। प्राइस घटा, तो प्राइस घटा तो क्या हुआ, गुड्स जो है, यानी दो गुड्स है मेरे पास, दोनों सब्स्टिट्यूट्स है, अगर प्राइस मेरा घटा तो गुड्स बिकम्स चीपर हो गया। दूसरा गुड्स जिसका प्राइस घटा तो वो हो गया चीपर। किसी वस्तु का प्राइस घटा तो गुड्स बिकम चीपर टू कंपेयर टू किसका, अदर गुड्स का, वो हो गया कम। अब वो जब कम हो गया यानी कंजम्पशन और डिमांड मेरा क्या हो गया, बढ़ गया। सर एगो एग्जांपल पेप्सी या कोक वाला दीजिए ना। ठीक है, मान चलिए पेप्सी का दाम क्या हो गया है, बढ़ गया है। अब पेप्सी का दाम बढ़ा है, लेकिन क्या हो गया, कोक का दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो जब कोक का दाम में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, प्राइस और पेप्सी का डिमांड कम हो गया है। पेप्सी का डिमांड कम क्यों, क्योंकि भाई कोक का दाम तो बढ़ा ही नहीं है, पेप्सी का दाम बढ़ा है, तो उससे क्या होगा, पेप्सी का डिमांड कम हो गया। और जब पेप्सी का डिमांड कम हो गया तो क्या करेंगे, अब लोग डिमांड पेप्सी का कम हो गया है, तो इसीलिए अब क्या हो गया, कोक का डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अब उसके बाद नेक्स्ट है न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिव डिमांड। न्यू कंज्यूमर्स क्रिएटिव डिमांड का मतलब क्या होता है, देखिए जब किसी वस्तु की कीमत गिरती है ना, तो नई कंज्यूमर क्या होता है, जो पहले जो क्या बोलते हैं, प्राइस पे करने में सक्षम नहीं थे, क्योंकि प्राइस उस समय ज्यादा था, तो अब वह प्राइस गिरने की वजह से वो डिमांड कर लेते हैं। ठीक, वही हो गया, न्यू कंज्यूमर्स आता है तो आपको क्या होता है, क्रिएटिव डिमांड कर दिया। क्योंकि उस समय जब पहले प्राइस ज्यादा था तो उसके पास क्षमता नहीं था जो वो खरीदे, तो वो नहीं खरीदता था। लेकिन किसी कारण से मान चले प्राइस कम हो गया है, और जब प्राइस कम हो गया, फॉल हो गया, तो न्यू कंज्यूमर्स और आ गए। ठीक है, और डिमांड फिर क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी कि प्राइस घटा तो डिमांड बढ़ गया। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट डिफरेंट यूजेज। डिफरेंट यूजेज में देखिए, देखिए एक एक गुड्स है ना, कोई भी एक वस्तु, उसका अनेक सारा यूज होता है। आप एग्जाम्पल के लिए आप मिल्क ले लीजिए, इसका उपयोग आप दही बनाने में करते हैं, पनीर बनाने में करते हैं, और इसका उपयोग आप पानी पीने के लिए भी करते हैं। अगर मान के चलिए मिल्क की कीमत बढ़ गई, अगर उसकी कीमत बढ़ गई तो कुछ लोग ही खरीद पाएंगे, और इसका उपयोग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसकी कीमत बढ़ गई है तो इसका उपयोग कम हो जाएगा। और जब उपयोग कम हो जाएगा तो डिमांड कम हो जाएगा, इसलिए लोग खरीदेंगे ही नहीं। उसके बाद अगर लेकिन प्राइस कम हो गया, अगर प्राइस कम हो गया तो लोग उससे क्या हो गया, बहुत सारे लोग खरीदेंगे, और बहुत सारे लोग खरीदेंगे तो यानी कि डिमांड क्या हो गया, बढ़ गया। ठीक, यहाँ पे आकर के आपका जो है, अब आज इतना तक ही रहते हैं, और नेक्स्ट जो अब कुछ बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, देखिए इसी तरह अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप क्या बोलते हैं, कमला स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर और कमेंट्स आया, अच्छा व्यू गया, तो फिर हम और वीडियो फ्री में पूरा क्लास 9 का पूरा वीडियो हम डालेंगे। ठीक है।
थैंक यू। इसके बाद हम नेक्स्ट बताएंगे आपको। उसके बाद फिर इसके बाद ये ख़त्म करने के बाद पहला चैप्टर देखेंगे। उसके बाद सप्लाई है, फिर उसके बाद क्या बोलते हैं इक्विलिब्रियम है, ये सभी चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम अभी यही तक रहने देते हैं। ये हमको भी लगता है 39-40 मिनट हो गया। ठीक, इतना ही पढ़िएगा। आप लोग बोलिएगा कितना वीडियो बना दिया है। फिर उसके बाद धीरे 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 हम आपको पूरा वीडियो पूरा सिलेबस खत्म कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, लेकिन एक बात है, लाइक सब्सक्राइब जरूर करना है। ठीक है, अगर आपको कैसा वीडियो लगा वो भी बताना है। अगर अब मान चलिए आपको कोई दिक्कत होता है कि मेरे व्हाट्सअप नंबर जो है 7827107007 पे आप क्या करते हैं, आप मैसेज कर सकते हैं। डाउट है अगर कुछ तो पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।